हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज से मैंने एक टारगेट बैच शुरू किया है जिसमें बिहार बोर्ड के आगामी जो मैट्रिक की परीक्षा है उसमें आप 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आज से ये बैच शुरू हो रहा है और प्रतिदिन आपको एक एक चैप्टर का वीडियो बना करके डाला जाएगा जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और तीनों ग्रुप से होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी होगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी होगा। तो हाँ, यदि आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो का सीरीज आप ही के लिए है। नाम भी इसका रखा हुआ है टारगेट 95 प्लस, यानी कि आज से यदि आप परीक्षा के दिन तक आप इस वीडियो को देखते रहते हैं प्रतिदिन तो निश्चित रूप से आप 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका आगाज करते हैं। आज हमने पहले चैप्टर यानी कि जो रियल नंबर चैप्टर है 10th क्लास का, इससे मैंने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है और आपको 10 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। तो प्रतिदिन आपको प्रत्येक चैप्टर से बारी बारी से, जैसे आज हम लोगों ने चैप्टर 1 से लिया, फिर अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 से 3 से और इसी तरह से इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक चैप्टर से देखेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना मॉडल सेट जारी कर दिया है और मॉडल सेट के तीनों ग्रुप के 3 वीडियो बना करके डाल दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके बारी बारी से तीनों वीडियो को देख लीजिए। और आज से मैंने अपना मॉडल सेट जारी किया है जिसमें प्रत्येक चैप्टर से एक एक वीडियो होगा। आपको पता होगा कि अब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस जो होंगे वह 2 मार्क्स के होंगे और 8 क्वेश्चन जो होंगे वह 5 मार्क्स के होंगे। तो इसलिए प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ही और अच्छे खासे संख्या में रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में पहले चैप्टर से 25 क्वेश्चन लिया गया है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन लिए गए हैं और 2 क्वेश्चन जो है वह लॉन्ग लिया गया है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं कीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ग्रुप ए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1 से 5 तक यहाँ दिया हुआ है। समय को बचाने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी कि एक में 4 ऑप्शंस हैं, इनमें 3 अपरिमेय संख्या है और 1 परिमेय संख्या है, उसी को चुनना है। तो जैसे यहाँ 2 - √3 है तो हम लोग जानते हैं कि ये √3 अपरिमेय है और 2 परिमेय है। तो 1 परिमेय और 1 अपरिमेय है, इसलिए ये अपरिमेय होगा। √5 ऑलरेडी अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है। अब बारी आती है इसको देखिए, यहाँ √3 है, ऊपर नीचे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी 2 संख्या है और दोनों अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो जैसा कि हमें मालूम है कि 2 अभाज्य संख्या है उसका एलसीएम हम निकालते हैं तो उसमें कोई गुणनखंड तो है नहीं, इसलिए उसका एलसीएम जो हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी का प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको बताया जा चुका है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जिसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या का केवल 2 ही फैक्टर हो, एक खुद वह संख्या और एक वह 1, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए 15 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 × 5, 23 का फैक्टराइजेशन नहीं होगा, 23 का केवल फैक्टर 2 ही होगा, एक 1 और एक 23, इसलिए यही हो जाएगा आपका 23 अभाज्य संख्या। यहाँ 45 है, इसका भी फैक्टराइजेशन संभव है, 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 15 से भी होगा। उसी तरह ये 60 है, ये भी 2, 3 और 5 से 6 से 10 से सबसे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हमारा 23 ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लसाअ। देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 4 आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम्स में। 65 और 117 का HCF
65m माइनस 117 है तो m का मान क्या होगा? 65 और 117 का आप HCF निकालिए। 65 और 117 का HCF होगा 13। तो क्या करेंगे आप? इसको हटा देते हैं यहाँ से। 65 और 117 का HCF क्या होगा? 13 होगा। तो 65m माइनस 117 यह किसके बराबर दिया हुआ है? 13 के। तो 65m बराबर हो जाएगा 13, ये उधर जाएगा तो 117 प्लस यानी 130। तो इससे हमारा m का वैल्यू हो जाएगा 130/65। ये कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसका बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका हो जाएगा 2। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम अगले 5 क्वेश्चन के साथ आते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आइए बारी बारी से इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2, 10, 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, पहले LCM है फिर HCF है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो 2, 10, 20 का पहले क्या निकालना है? LCM। तो 2, 10 और 20 का LCM आप निकालेंगे तो ये आएगा 20। फिर इसका क्या निकालना है? HCF। HCF आएगा 2। तो अनुपात हो जाएगा आपका 20:2। तो 20:2 को और आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 10:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और उसका मसा 17 है, तो उसका लसा यानी लघुत्तम क्या होगा? तो लसा बराबर होता है संख्या का गुणनफल 8670 बटा उसका मौसा है 17, कटेगा 17 × 85, 17 एकम 17 यानी 510 आंसर हो जाएगा। 510 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? ये ध्यान रखना है, परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय संख्या आपको खोजना है। तो -3.5 परिमेय है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ 22/7 ये परिमेय संख्या है, ये पाई नहीं है, ये पाई का निकटतम मान है परिमेय में। ये 22/7 p/q के फॉर्म में है, इसलिए 22/7 को भूल के भी अपरिमेय नहीं लेना है। ये एक्यूरेट पाई का मान है नहीं, पाई का लगभग मान है। पाई अपरिमेय है, उसका परिमेय में मान है 22/7। तो ये भी परिमेय है। ये 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12 हो जाएगा, वह भी परिमेय है। तो पाई हमारा जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 9 एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग। देखिए, इसको हमेशा याद रखना है कि यदि दो संख्या में एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो वह अपरिमेय होगा। चाहे उसको जोड़े, घटाएं, गुना करें, भाग दें। लेकिन यदि दोनों परिमेय है तब परिमेय होगा। लेकिन यदि दोनों अपरिमेय है तब कुछ नहीं कहा जा सकता, वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि यदि दो संख्या दोनों के दोनों परिमेय हो तो उसका जोड़, घटाव, गुना, भाग 3 सब जो है परिमेय होगा। एक परिमेय हो, एक अपरिमेय हो तो उसका जोड़, घटाव, गुना, भाग सब अपरिमेय होगा। लेकिन यदि दोनों अपरिमेय हो तब वहाँ कहना मुश्किल है, वह नंबर पे डिपेंड करता है। कहीं परिमेय भी आ सकता है, कहीं अपरिमेय भी आ सकता है। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, 6, 8 और 22 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसके लघुत्तम और महत्तम का मान निकालिए और उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ 6, 8 और 22, इसका लघुत्तम यहाँ निकाल लीजिए। ये रफ करने के लिए थोड़ा जगह आपको मिल ही जा रहा है। 6, 8, 22 2 से भाग दीजिए। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 से 11। अब ये भाग नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 × 11। तो 11 × 4 = 44 और 11 × 2 = 22, 4 = 26। 264 हो गया इसका लसा। अब इसका मसा देखिए तो 6, 8 और 22 तो 2 हो जाएगा, इसका मसा हो जाएगा 2। तो मसा हो गया 2 और लसा हो गया 264। आपको अनुपात किसका ज्ञात करना है? लसा और मसा, यानी 264:2। तो 264:2 नहीं है तो 132:1 है। इसका को जब हम कटाएंगे तो 264 को 2 से तो 2 एकम 2 और 132 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा 132:1।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह के हम लोग आज 25 क्वेश्चन इस चैप्टर से करेंगे। केवल संख्या पद्धति से 25 करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद 10 लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे 2 नंबर के, और उसके बाद फिर हम लोग 2 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? इसलिए कर रहे हैं कि आगामी जो बोर्ड की परीक्षा है, इस बोर्ड की परीक्षा में अब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और चैप्टर 15 है ये है, तो इसी 15 चैप्टर से आएगा। तो हम लोग अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन के साथ आते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला 5 क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 से कहाँ तक? 15 तक। तो आइए हम लोग फटाफट ये 5 क्वेश्चन करते हैं। 2 लगातार प्राकृत संख्या का मसा है। देखिए, 2 लगातार प्राकृत संख्या जैसे 1 2 या 2 3 या 5 6 या 10 11, यदि हम 2 लगातार संख्या लेंगे तो उसमें एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए उनका HCF जो होगा यानी मसा होगा वह 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। हाँ, ये बैच का नाम आपको रखा गया है टारगेट 95+। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको 95+ मार्क्स मैथमेटिक्स में लाना है, और कहाँ? बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में। तो यदि आप भी मैट्रिक की परीक्षा में 95 नंबर या उससे अधिक लाना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए आज से और लगातार देखते रहिए। प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको एक चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन के आसपास 2 मार्क्स के होंगे और 5 नंबर के 2-3 क्वेश्चन होंगे। एक वीडियो में इतना सारा चीज़, और वो भी चैप्टर वाइज। तो आइए तैयार हो जाइए और देखते रहिए प्रतिदिन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो ये अंदाज से काम नहीं चलेगा। आइए 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें हम भाग देंगे 2 से 3 से 4 से नहीं लगेगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर देंगे। अब तो ये 5 से भी नहीं लगा, 6 7 से देते हैं। 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 तिरका 21, वाह। अब 7 से भी नहीं लगेगा, 8 9 10 11 से देते हैं। 11 एकम 11, 11 3 33। तो 5005 बराबर हुआ 5 × 7 × 11 × 13। तो 1 2 3 4। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। इसमें अभाज्य संख्या कितना है? 1 2 3 4। अगला सवाल है, शांत दशमलव किस प्रकार की संख्या? देखिए, दशमलव में जब हम बदलते हैं किसी संख्या को तो एक वह शांत आएगा, दूसरा अशांत आएगा, और अशांत में अनावर्ती और आवर्ती आता है। तो अगर शांत है तो परी में, अशांत है तब वहाँ चेक करना है कि वह आवर्ती है या अनावर्ती। अगर आवर्ती है तो परी में और अनावर्ती है तो अपरी में। तो क्या होगा इसका जवाब? शांत है तो परी में, यानी बी ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, पाई कैसी संख्या है? देखिए, अभी आप लोग चर्चा किए थे, पाई जो है वह किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, और पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? पाई एक अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यहाँ देखिए आ गया 1.01001, यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ये रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, और ये एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता जा रहा है, एक पैटर्न में 0 बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ रिपीटेशन भी नहीं होगा और स्टॉप भी नहीं होगा, यानी यह शांत भी नहीं है और अशांत आवर्ती भी नहीं है। ये है अशांत अनावर्ती, और ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो फटाफट से वीडियो को आप पॉज कीजिए और ये 5 क्वेश्चन नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला 5 क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो टारगेट 95+ में आपका स्वागत है, और अभी हम लोग फिर 16 से लेकर 20 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि A बराबर BQ जोड़ R में R के लिए नीचे कौन सा सही है? तो आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में A बराबर BQ है। यहाँ R क्या है? शेषफल है, और R का मान डिवाइजर से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। तो R जो होगा वह डिवाइजर B से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 4 - √3 कैसी संख्या? तो अभी इस पर चर्चा चली है कि एक संख्या जो है वह परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो जोड़ घटाव गुना भाग सबका सब अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में
कि 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 3 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या लेकर। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, इसको 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 6 से भाग देंगे 6 8 48, शेष बचेगा 1। 8 9 10 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और इसको 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 20 छक 120, शेष बचेगा 1। तो प्रत्येक स्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं, शेष 1 बच रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 1। अगला सवाल है 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए अगर इस तरह की संख्या है कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए आप डायरेक्ट बताइए कि शांत होगा या अशांत होगा। तो ये तो डिफिनिट है कि p/q के फॉर्म में है तो वह परिमेय संख्या है और उसको यदि आप दशमलव में बदलेंगे तो या तो वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो वही चीज़ आपको बताना है। तो आपके लिए इसको एक क्लू बता दे रहे हैं, यदि संख्या p/q के फॉर्म में है तो उसको हम सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, माने कटने वाला है तो उसको कटा देंगे और तब जो है उसके हर का यानी डिनोमिनेटर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 5 आता है तो वह शांत होगा और उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या आ जाता है तो वह अशांत होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 1/7 में कटने वाला तो है नहीं, अब उसके डिनोमिनेटर में 7 आ गया, इसलिए यह अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ तो आपसे केवल शांत और अशांत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशांत। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। देखिए 625 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 625 5 से दीजिए 125, फिर 5 से दीजिए 25, फिर 5 से दीजिए 5, तो 1 2 3 4 को 5 आ रहा है, यानी 5 का अधिकतम घात क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से इसको नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अंतिम 5 क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ, और फटाफट से इसको अपने काबू में कीजिए। देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो कई बार चर्चा हो गई, आज भी 2-3 बार चर्चा हो गई है कि 2 परिमेय संख्या है, उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा, अनंत अपरिमेय संख्या भी होगा। तो 2 3 4, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी अनंत परिमेय संख्या। यानी 2 अपरिमेय संख्या हो चाहे 2 परिमेय संख्या हो, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होता है, अनंत अपरिमेय संख्या भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन बाकी 3 से अलग है। यानी कहने का मतलब है यहाँ जो ऑप्शन चार्ट दिया हुआ 1 2 3 4, वह किसी न किसी तरह से 3 जो है एक जैसे हैं और चौथा अलग है। तो इनमें बताइए कौन अलग है। अब देखिए 3/5 है, एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। 16/4 रूट के अंदर है, ये कटेगा तो 4 हो जाएगा, उसे इसका वर्गमूल निकाल देंगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ है 25/9, तो डी, बी और ए तीनों के तीनों परिमेय संख्या हैं, इसमें रूट गायब हो जा रहा है, लेकिन सी से रूट गायब नहीं हो रहा है, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए सी जो है वह बाकी 3 से अलग है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या इन 4 में से कौन है। अब गौर कीजिए, यहाँ रूट के अंदर दिया गया है तो 2 है और 2.5 है। अब गौर कीजिए, ये 2 जो है वह रूट 4 का मान है, 2.5 जो है वह रूट अंडर कितने का मान है, रूट अंडर 6 कितने का है, रूट अंडर 6.25 का है। तो इसका वैल्यू हो गया रूट 4 और इसका वैल्यू हो गया यानी कि रूट अंडर 6.25, रूट 4 2 हो गया आपका रूट 4 और 2.5 हो गया आपका, रूट में बदलेंगे तो 6.25। तो अब हमें ऐसी ही संख्या लेनी है, अगर रूट में है तो वह 4 से बड़ी हो और 6.25 से छोटी हो, तब न वह 2 और 2.5 के बीच की होगी। तो यहाँ रूट 11 तो होगा नहीं, 22.5 भी नहीं होगा, 12.5 भी नहीं होगा, रूट 5 हो जाएगा
4 और 6 के बीच में √5 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल है बच्चों 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 5 रहेगा, माने केवल 2 रहे, केवल 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो शांत, अन्यथा हो जाएगा अशांत। यहाँ 13 है तो अशांत, यहाँ 38 है, ये कटने वाला नहीं है, 17 दूना 38 तो 17 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इनमें कोई इस 20 को चेक करते हैं। अब देखिए 20 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका होगा 2 गुने 2 गुने 5, इसमें केवल 2 5 है, इसलिए इसका हो जाएगा शांत। तो ऑप्शन नंबर बी सही। और आज के इस प्रश्न के सेट में ऑब्जेक्टिव का जो अंतिम प्रश्न है 25 नंबर, वह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम किसको ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम संख्याओं का मौसा ज्ञात कर सकते हैं, लसा नहीं ज्ञात करते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको मैट्रिक की परीक्षा में 95 या उससे ज़्यादा नंबर लाना है तो सावधानी से इन वीडियो को देखिए। आज से ये टारगेट बैच शुरू हो गया है और प्रतिदिन एक चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा सुबह में, तो आप देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, अभी यही खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग 10 जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स के भी करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला 2 मार्क का क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, हम आ गए हैं ग्रुप बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर। और हाँ, एक संशोधन कर दिया गया है, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हो और आपको केवल वैसे ही क्वेश्चन बताए जाएं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने कम कर दिया है। मात्र 5 क्वेश्चन हमने ले लिया है और ये पाँचों के पाँचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी बोर्ड की परीक्षा के लिए, इसलिए यहाँ अब हमने चेंजिंग कर दिया है 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और इसका कुल मार्क्स बनता है 10। तो इसमें 3 क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है। हम लोग समय को बचाने के लिए बारी बारी से आइए इन तीनों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है कि 6, 72 और 120 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म से HCF निकालिए या दूसरा अभाज्य गुणनखंड से निकालिए। तो आपको हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड से बताते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 में उसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म से बताएंगे। तो यहाँ है 6, 72 और 120, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, ये तो 6 एक छोटी संख्या है, आसानी से आप कर लेंगे। 2 3 6, 72 इसका भी आप गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ 72 लिख करके आप रफ में कर सकते हैं। 36, 2 से फिर 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 तिहाई 9। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 3 गुने 3। और अब क्या बचता है 120। 120 को यहाँ कर लीजिए। 120 का 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5। अब ये क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए HCF कितना आसान है गुणनखंड विधि से निकालना। देखिए, जो 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, जो सब में कॉमन हो वहीं आपका HCF हो जाएगा। तो ये 2 देखिए तीनों में कॉमन है तो 2 गुना, ये 3 देखिए तो दोनों में कॉमन है तीनों में तो गुने 3। अब इसमें कुछ है ही नहीं है तो कॉमन अब खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका हो गया 6 आंसर। HCF क्या हो गया 6। अब यहाँ हम LCM निकालते हैं। अब LCM में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है कि हम LCM निकालेंगे कैसे। तो LCM में मान लीजिए हम देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तीनों में 2 है। तो अब देखिए 2 की संख्या ज़्यादा कहाँ है। इसमें 1 2 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, इसमें 1 ही बार है। तो सबसे ज़्यादा 3 बार है, चाहे 2 में हो 1 में हो किसी में हो। तो 2 को अब हम 3 बार ले लेंगे। अब अगले स्टेप में हम 2 नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि इस 3 के लिए 2 ले लिए फिर इसके लिए लेंगे तब गलत हो जाएगा। हमने 2 ले लिया, 3 इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया। अब देखिए 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तीनों में है, सबसे ज़्यादा यहाँ है। तो
2 बार है तो 2 बार ये 3 ले लिए। अब सब 3 का कहानी खत्म हो गया। अब जो बच रहा है उसको ले लीजिए। तो अब क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। अब सबको गुना कीजिए। 2 दूना 4 तिया 12 25 60, 3 तिया 9 छक 54। क्या हो जाएगा? 9 छक 54। फिर से कीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72। हाँ, गुना हम लोग गलती कर ली। देखिए एलसीएम में क्या हो जाएगा? अभी सबका गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 72 25 360। ये हो जाएगा आपका 360 आंसर। तो HCF हो गया आपका 6 और LCM हो गया 360। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि HCF जो है वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्या विभाजित होती है। यानी 6 से 6 में भी भाग लगेगा, 72 में भी लगेगा, 120 में भी लगेगा और यह सबसे बड़ी संख्या है। उसी तरह LCM जो है वह लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल है। यानी 360 सबसे छोटी एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 से 72 से और 120 से भाग पूरा लगेगा। अगला प्रश्न है बच्चों 27 नंबर के। सिद्ध करेंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n जो है वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस सवाल को करने से पहले आप ध्यान दीजिए कि जिस संख्या 6 से शून्य से समाप्त होने का मतलब क्या हुआ। यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। तो इकाई अंक जिसका भी 0 हो उसका डिवाइजर 10 होता है और 10 का गुणनखंड 2 और 5 हो जाता है। तो ये याद रखिए कि जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो उसका एक गुणनखंड 2 होता है और एक 5 भी होता है। तो अब इसी का हम लोग इस्तेमाल करें। हम लिखेंगे चूंकि 6 का पावर n बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 का पावर n। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है उसका एक गुणनखंड 2, उसका गुणनखंड 2 और 5 दोनों होता है। 2 और 5 दोनों होता है। परंतु अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, अगले स्टेप में हम लोग करेंगे। परंतु होता है 2 और 5 दोनों होता है, परंतु 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 5 नहीं है। इसलिए 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हो गया, प्रूव्ड होगा? नहीं होगा। प्रूव्ड कर लीजिए, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का पावर n दे दे और पूछे कि यह 0 पर समाप्त नहीं होगा तो बस यही चीज करेंगे, उस संख्या का गुणनखंड कर लेंगे, पावर में n रहने देंगे। यदि उसमें 2 5 है तो लिख देंगे कि यह शून्य पर समाप्त होगा, और यदि 2 5 में से कोई एक है, एक नहीं है या दोनों नहीं है तो सीधे लिख देंगे कि यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन के कड़ी में अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का आप HCF निकालिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हर साल किसी न किसी रूप में घुमा फिरा के एक क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड के एग्जाम में पूछता ही है। तो आइए इसको हम लोग ऐसे कर लें कि किसी भी नंबर का पूछे तो आप आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 135 है या 225 है। तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा 225 है। 225 में अब आप 135 से भाग दीजिए, 135 दूना 270 हो जाएगा। एक ही बार में भाग लगेगा इसलिए गुना 1, और इसको माइनस करेंगे तो शेष आ जाएगा आपका 90। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अब 135 को 90 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है ये भी एक बार में भाग लगेगा और शेष बच जाएगा 45। अगले स्टेप में आप 90 को 45 से भाग देंगे, जाहिर सी बात है 2 से भाग लगेगा, 45 दूनी 90, पूरा कट गया, शेष आ गया 0। तो अंतिम डिवाइजर आपका क्या है, 45 है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 45 आंसर हो जाएगा। फटाफट इसी तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कह रहा है कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो इसका LCM क्या होगा। तो आपको बताए हुए हैं कि दो संख्या का HCF और LCM का गुणनफल उनके संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, तो इनका LCM क्या हो जाएगा, तो LCM बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, बटा हो जाएगा HCF। तो संख्या का गुणनफल यहाँ क्या हो जाएगा, फटाफट लिखिए, 306 गुना 657 बटा 9, 9 से इसको काटिए, 9 तिरका 27, 36, 9 चौका 36, यानी 657 गुने 34, 657 गुने 34। अब यहाँ 657 लिख के 34 से गुना कीजिए, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24, 2 26, 7 तिरका 21, 5 तिया 15, 2 17, 6 तिरका 18, 1 19, 8 3, 6 7 13 का 3 हासिल 1, 9 3 12 का 2, 22,338। ये गुना करेंगे आप तो ये हो जाएगा 22,338 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको फटाफट नोट कीजिए। हम लेकर आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ कह रहा है कि आपको सिद्ध करके बताना है कि ये जो हम संख्या लिखे हैं 3 जोड़ 2 रूट 5, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जब भी अपरिमेय संख्या दिखाना हो तो हम कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस संख्या को हमें अपरिमेय दिखाना हो उसको परिमेय मान लेते हैं और हम परिमेय संख्या के प्रॉपर्टी उसमें चेक करते हैं और अंत में देखते हैं कि वह परिमेय संख्या के प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो चीज़ हम माने हैं वह हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कंट्राडिक्शन पैदा हो जाता है। तो इस सवाल में हम वही काम करेंगे, लिखेंगे इसके हल जब हम करेंगे तो कि यदि संभव हो, हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं, 3 तरह से, कई तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा आसान मेथड आपको बता रहे हैं, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि संभव हो तो मान लिया कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या को हम क्या मान लिए, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, माने ऐसा पॉसिबिलिटी है तो हम इसको परिमेय मान लिए। इसलिए 3 जोड़ 2 रूट 5 को हम P बटा Q लिख सकते हैं, ये भी मान लिए हम, जहां PQ पूर्णांक है। ये डिटेल्स लिखना है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे ही 0 होगा यह हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में पहुंच जाएंगे। अब इसको क्या कीजिए, आप इस 3 को उधर भेज दीजिए, तो 2 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, P बाई Q माइनस 3। तो ये 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा P माइनस 3Q बाई Q। अब इस 2 को भी उधर भेजते हैं, तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस 3Q बाई 2Q। ये 2 गुना है, उधर डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए, ये आपका आ गया अपरिमेय और इधर आ गया आपका क्या, परिमेय। अब ये परिमेय क्यों है ये समझ लीजिए। अब गौर कीजिए, ये रूट 5 तो हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। ये P पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। तो P बाई Q के फॉर्म में है, ये एक पूर्णांक बाई दूसरा पूर्णांक, इसलिए यह परिमेय हो गया। तो क्या ऐसा संभव है कि एक परिमेय और एक परिमेय अपरिमेय हो जाए? नहीं, लेकिन ये कब कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, ये हमारे मान लेने से। तो लिखेंगे यह संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय हो, कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या समान हो। अतः हमारी मान्यता गलत है। हम क्या माने हैं, हम माने हैं इसको परिमेय, तो ये गलत हो गया। इसलिए 3 जोड़ 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक मेथड तो ये है। दूसरे मेथड में हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ के बाद हम 3 को गायब करने का प्रयास करते हैं। 3 हमारा परिमेय है, इसमें से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 परिमेय बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो √5 परिमेय बच जाएगा, लेकिन √5 परिमेय है नहीं, इसलिए हम वहाँ भी कंट्राडिक्शन में पहुँच जाते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हम 2 अति महत्वपूर्ण आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर के प्रश्न लेकर के आते हैं और उसके बाद ये वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको फटाफट से नोट कर लीजिए और एकदम दिल थाम कर रहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट 2 सवाल के साथ हम तुरंत आ रहे हैं। हाँ तो बच्चों, इस कड़ी में 5 नंबर के जो 2 क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने शॉर्ट करके लिख दिया है, वैसे आप क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए ये चीज़ सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होगा, जहां m क्या है, एक पूर्णांक ही है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो और किसका इस्तेमाल करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो इसको हम लोग हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे मान लिया कि a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। फिर क्या करते हैं, हम a को किस रूप में लाना है, 3m या 3m+1 के रूप में लाना है, इसलिए हम इसको 3 से भाग देंगे। a को 3 से भाग देने पर, अब भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल आएगा, तो उसको भी मान लीजिए। a को 3 से भाग देने पर मान लिया कि भागफल q तथा शेषफल r आता है, मान लिए। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर 3 से भाग दिए हैं तो 3 गुने भागफल और शेष माने हैं r, तो r हो जाएगा। जहां r का मान क्या होगा, ये देखिए, r का मान 3 से भाग दिए हैं तो 3 से छोटा होगा और 0 या 0 से बराबर होगा। तो a बराबर हो जाएगा आपका 3q+r, जहां r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। चूंकि 3 से हम भाग ही दे रहे हैं तो शेष तो 3 होगा नहीं, उससे कम ही होगा, तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। तो आइए सबको पुट कीजिए, a बराबर 3q, 0 रखेंगे तो या आपका क्या हो जाएगा, 3q+1 या 3q+2, यानी कि शेष 0 होगा तो 3q, शेष 0 नहीं होगा, 1 होगा तो ये और 2 होगा तो ये। यानी कहने का मतलब है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसको हम 3 से भाग देंगे तो या तो शेष कुछ नहीं बचेगा, या 1 बचेगा या 2 बचेगा, इस 3 फॉर्मेट में आएगा। लेकिन ये हमें प्रूफ नहीं करना है, सवाल को पढ़िए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चेक करना है। तो अब हम तीनों का वर्ग करके चेक करेंगे। तो लेंगे केस 1, जब a बराबर 3q, तो वर्ग कीजिए तो a² बराबर हो जाएगा 9q²। अब क्या 9q² 3m के रूप में है, बिल्कुल है, 3 × 3 9 हो गया q²। इसको आप लिख सकते हैं आराम से 3m, चूंकि m क्या लेना है, पूर्णांक लेना है, तो यहाँ 3 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, इसलिए q² गुना 3 भी पूर्णांक होगा, तो लिख देंगे बराबर 3m, जहाँ m क्या है, 3q² है। तो पहला केस हमारा 3m के रूप में आ गया। अब बाकी जो 2 केस बनते हैं उसको भी चेक करना है कि क्या वह 3m या 3m+1 के रूप में आता है या दूसरे रूप में जाता है। तो केस 2 देखिए, जब a बराबर 3q+1, तो a² क्या हो जाएगा, a² 3q+1 का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। कोई बात नहीं है, ये 3 का स्क्वायर किए 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर 2ab 3 दूनी 6 की 1 का स्क्वायर। अब इसे हमें या तो 3m के रूप में लाना है, ये 3m के रूप में आ नहीं रहा है। अब चेक करते हैं क्या 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, तो 3 कॉमन लेते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू अब प्लस 1। अब इसको अगर m ले लिया जाए तो ये आ गया 3m प्लस 1 के रूप में। यहाँ भी लिख देंगे जहाँ m बराबर आपका क्या है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है। तो दूसरा केस हमारा 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब तीसरे केस को चेक कीजिए। तीसरा केस क्या है, जब a का वैल्यू कितना है 3q प्लस 2 है। a की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ 3q प्लस 2 है। अब इसका वर्ग कीजिए तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 q अब प्लस 4। अब देखिए ये तो 3 कॉमन तीनों में से ले आएगा नहीं और एगो 1 बच भी नहीं रहा है। अब क्या करें, टेंशन नहीं लेना है, ये 4 को 3 प्लस 1 कर दीजिए तो ये आपका a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इस तीनों में से n कॉमन ले लीजिए, ये 3 क्या कॉमन ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 अब प्लस 1 बराबर 3m प्लस 1। इसमें m का वैल्यू ये लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक नहीं, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम लोग चेक किए हैं, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। जब किसी धनात्मक पूर्णांक को हम 3 से भाग दे करके चेक कर रहे हैं तो वह हमें कैसा आ रहा है, वह या तो 3q के रूप में आ रहा है या 3q प्लस 1 के रूप में आ रहा है या 3q प्लस 2 के रूप में आ रहा है। तो इस तीनों का अब स्क्वायर करके हम चेक करेंगे कि क्या यह 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ तीनों को स्क्वायर करके यही देखे कि पहला केस में 3m आ रहा है, बाकी 2 केस में 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है। तो अंत में हम ये लिख देंगे, अतः यही लाइन को उतार देंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है और प्रूव्ड हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अंत में आप इस लाइन को जरूर लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है और प्रूव्ड लिख देंगे, हो गया। तो वीडियो को पॉज करके पूरा आंसर लिख लीजिए। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लेके हम आते हैं। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोई संख्या अगर गुना के रूप में दिया गया है तो हम उसको कैसे बता पाएंगे कि वह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो यहाँ आपको कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ये जो संख्या बनेगा ये और ये एक बड़ी सी संख्या का गुना दिया है ये, क्या ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ सभी अभाज्य दिया हुआ है, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 सभी अभाज्य संख्या है। लेकिन घबराना नहीं है, 2 अभाज्य संख्या को यदि आप गुना करते हैं तो दोनों अभाज्य संख्या उसका गुणनखंड है तो वह क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इसलिए अभाज्य देख के एकदम घबराना नहीं, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अंत भला तो सब भला, इसलिए अंत में बिल्कुल आसान एकदम हलवा सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो आइए इसको हम कैसे साबित करेंगे। 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, देखिए इसमें बीच में एक प्लस का चिन्ह दिया हुआ है और उधर 13 है, इधर भी 13 है, 13 कॉमन ले लीजिए। 7 गुने 11 और जोड़ अब क्या बचेगा 1, 13 गुने हो जाएगा ये 11 सते 77 जोड़ 1 यानी 13 गुने 78। अब देखिए 13 एक संख्या हो गया, इसका गुणनखंड, यानी इसमें जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसमें 13 से तो भाग लग रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। भाज्य होने के लिए क्या चाहिए, उस संख्या और एक को छोड़ के दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका गुणनखंड तो हमें कई दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है, 78 को तोड़ेंगे तो 2 भी हो जाएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 13 इस संख्या का एक गुणनखंड है, इस संख्या का एक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। हो गया। उसी तरह से दूसरा वाला देखिए 7 गुने
6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा। तो अब ये गुना करके आप लिखें या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड 5 है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। या इसको एक लाइन और बने, 7 छक 42 और सबको गुना कीजिए और उसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। लिखेंगे चूंकि 5 इस संख्या का एक गुणनखंड है इसलिए यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य दिखाने के लिए हम उसके गुणनखंड को दिखा देंगे कि उसमें एक और उस संख्या के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है तो वह भाज्य है। अब यहाँ इसलिए नहीं कह सकते हैं कि बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट हो गया और इस पूरे ब्रैकेट में जो संख्या आएगा उसका एक गुणनखंड 5 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो वास्तविक संख्या है 10th क्लास का, उसका एकदम पूरे ऑपरेशन कर दिया हम लोगों ने। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, 5 जो है 2 नंबर के क्वेश्चन किए और 2 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने 5 नंबर के यानी लॉन्ग क्वेश्चन किए। तो इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जामिनेशन में 95+ मार्क्स आ सकता है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। सबकी तैयारी होती रहे और कमेंट करते रहिए, हमें कमेंट करके अपनी परिस्थितियों से और जो परेशानी हो या जो इससे लाभ हो रहा है उससे अवगत कराते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।